हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए हिंदी की स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें संपूर्ण हिंदी के बारे में हम बारी बारी से बताएंगे कि किस चीज़ के कितने पार्ट होते हैं और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि हमारे अभी जेल वार्डन घुड़सवार के पेपर लगे हुए हैं और उसके अलावा यूपीपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे देखने को मिलेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो चलिए हम देखते हैं कि पहला क्या है। पहला है वर्ण। हम देखते हैं वर्ण क्या होते हैं। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। अब वर्ण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीपी में पूछा गया था कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। चलिए अब बात करते हैं वर्ण की संख्या कितनी होती है। टोटल वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने होते हैं? तो 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। और कहाँ से कहाँ तक होते? छोटा आ से लेके बड़ा आ, छोटा ऊ, इस तरह से लेकर के ये ज्ञा से ज्ञानी तक जाता है। ठीक, तो टोटल कितने वर्ण हो जाते हैं यहाँ तक? 12। अब बात करते हैं स्वर कितने होते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी है? मूलतः 11 है। कौन से? आ ई ऊरी और ये मिला के। इसमें से अंक और आहा नहीं है। अंक और आहा स्वर की श्रेणी में नहीं आते। ये क्या होते हैं? ये अयोगवाह होते हैं। अंक और आहा क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। ये स्वर की श्रेणी में नहीं आते हैं। चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्लित स्वर। अब अगर हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर की, तो ह्रस्व स्वर के कितने भेद होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर? आ, ई, ऊ और री। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है। जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 होती है। कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। ये टोटल कितने हो गए? 7। इनके अलावा इनको हम एक मात्रिक या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। हम जो ह्रस्व स्वर है इसको एक मात्रिक, और जो दीर्घ स्वर है उसको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो हम याद रखेंगे कि एक मात्रिक, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और प्लुत स्वर को हम त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक, क्योंकि इन्हें बोलने में हमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। चलिए अब बात करते हैं कि संयुक्त स्वर की। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे कि पूछे जा सकते हैं। ए, ओ, औ। ठीक, अब बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? टोटल 33। व्यंजनों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन आ सकता है कि व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। कहाँ से कहाँ तक? काखा गाघा से लेके माँ तक 11 लावा और साहा साहा। ये टोटल कितने हो गए? 33 हो गए। अब बात करते हैं कि व्यंजन कितने भेद। अभी तो हम संख्या की बात करते हैं। 33 व्यंजन है टोटल। अब इनके व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं तो उसकी हम बात करेंगे तो इसके भेद आ जाएंगे। कितने होते हैं? 3 प्रकार के। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। अब अगर हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की, तो स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 25 संख्या होती है। और ये 5 वर्ग में पाए जाते हैं। ये 5 वर्गों में, मतलब हर वर्ग में 5 अक्षर, तो कुल मिला के कितने? टोटल 25 वर्ण होंगे। और ये वर्ग में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे? का वाली लाइन का, खा, गा, घा, अंगा, ये हो गया का वर्ग। इसको हम का वर्ग बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? कंठ होते हैं। कंठ होते हैं। अब चा, छा, जा, झा, इया, ये चा वर्ग हो जाएगा। और ये क्या होते हैं? तालत होते हैं। इनको हम
तालत्व की श्रेणी में रखते हैं। अब टाठा डाढ़ा अड़ा, ये टा वर्ग हो जाएगा। ये होता है मूर्धन्य, इनको हम मूर्धन्य बोलते हैं। और ताथा दाधा ना, ये होते हैं ता वर्ग, इनको हम दंत बोलते हैं। और इसके बाद पाफा वाभा माँ, इनको हम बोलते हैं होष्ठ, ये पा वर्ग में आते हैं, इनको हम होष्ठ व्यंजन बोलते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछाते हैं कौन सा होष्ठ है, तो पाफा वाभा माँ ये होष्ठ व्यंजन होते हैं। चलिए अगला देखते हैं अंतस्थ व्यंजन, क्योंकि ये 3 प्रकार के होते हैं व्यंजन। तो पहला स्पर्श व्यंजन के बारे में जाना, कितने होते हैं टोटल 25 होते हैं, 5 वर्गों में पाए जाते हैं, हर वर्ग में 5-5 होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग, इस तरह से। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से, यावा राला, कितने कितने हो गए, या वा रा और ला। अब बात करते कभी बार क्वेश्चन आता कि हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वर किन्हें कहा था, तो अर्धस्वर कौन से होते हैं, या और वा, इनको हम अर्धस्वर की श्रेणी में रखते हैं। और रा को क्या बोलते हैं, लुंठित, और ला को पार्श्विक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखेंगे हम कि रा को क्या बोलते हैं, लुंठित, और ला को पार्श्विक। चलिए अगला देखते हैं उष्म या संघर्षी व्यंजन। तीसरा पार्ट का है उष्म या संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या भी कितनी है, 4 है। सा सा साहा, ये तीनों खटकोड़ा, तीनों सा हो जाएंगे। और हा से हल, हा हल को क्या और क्या बोलते हैं, काकल्य वर्ण, इनको हम काकल्य भी बोलते हैं, हा हल को काकल्य बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, देखिए संयुक्त, जिस तरह संयुक्त स्वर होते हैं जो दो स्वरों से मिलकर बनते हैं, इस तरह संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, छा त्रा ज्ञा स्रा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। हम बात कर रहे थे छा किससे मिलकर बनता है, तो का और खटकोड़ा से छा। त्रा किससे मिलकर बनता, ता और रा से। ज्ञा किससे मिलकर बनता, जा और इया से। उसी तरह स्रा किससे मिलकर बनेगा, सा और रा से। चलिए आगे देखते हैं द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। ये क्या होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती हैं। ये जो डा के नीचे बिंदी लगती है और ढा ढक्कन के नीचे बिंदी लगा के इन्हें द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन बना दिया जाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसमें होती अघोष और सघोष होते हैं। तो उनके बारे में देखेंगे कितने अघोष होते हैं और कितने सघोष होते हैं। तो ये चीज़ हम कंफर्म करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे आते हैं। तो अघोष कौन कौन से हो जाएंगे, तो बात करते हैं हम अगर अघोष की। अघोष पहली लाइन क्या होती है, अघोष होती है, पहली लाइन अघोष होती है, पहली और दूसरी लाइन अघोष हो जाती है, फिर सघोष हो जाते हैं। तो इसी तरह हम देखेंगे कि अघोष व्यंजन कौन कौन से होंगे। तो का, खा, देखिए पहले 2, फिर चाछा, फिर टाठा, ताता, पाफा और सा सा सा। ये इतने अक्षर क्या हो जाएंगे, ये जो भी वर्ण हैं, ये इतने वर्ण हैं, कितने टोटल 13 वर्ण, ये क्या हो जाएंगे अघोष। कौन कौन सी लाइन, पहला और द्वितीय वर्ग के, ये हो जाएंगे अघोष। अब बात करते हैं सघोष या घोष की। इनको हम सघोष या घोष कुछ भी कह सकते हैं। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। तो सघोष कितने होते हैं, इनके टोटल कितनी संख्या होती है इनकी, 31 होते हैं। घोष या सघोष इनको बोलते हैं। कौन कौन से, पहले चीज़ ये कौन कौन से होंगे, दूसरा, पहला दूसरा सघोष हो गया, अघोष हो गया हमारा। तो तीसरा, चौथा और पांचवा। तो तीसरे गा घा अंगा, जा झा इया, डाढ़ा अड़ा, दाधा ना, बा बाभा माँ और यारा लावा और हा से हल। और जितने भी हमारे स्वर होते हैं सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष की श्रेणी में आते हैं। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 31। चलिए अगला देखते हैं अल्प प्राण क्या होते हैं। अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है, तो टोटल अल्प प्राण की कितनी होती है, 19 हो जाती है। अल्प प्राण की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या होते हैं, ये अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। तो कौन कौन से, काचा, टाटा, पागा और जा, डा, दा, बा, ढा, अड़ा,
ये सब मिला के कितने, और 11 लावा, ये अल्प प्राण हो जाएंगे। और महाप्राणों की संख्या कितनी है टोटल? 14। खा छा ठा था फा घा झा ढा धा मा सा सा हा, ये क्या हो जाएंगे? महाप्राण। अब बात करते हैं अघोष अल्प प्राण की कितनी संख्या होंगी। तो इसमें केवल और केवल पहली लाइन होती है, फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन वाली क्या हो जाएंगी? का वर्ग वाले जो वर्ग होते हैं वो का चा टा ता प। अब बात करते हैं अघोष महाप्राण की, तो इनकी टोटल संख्या कितनी है? 8। ये दूसरी लाइन के होते हैं खा छा ठा था फा सा सा सा, ये हमारे कौन हो जाते हैं? अघोष महाप्राण। चलिए अगला देखते हैं सघोष महाप्राण कितने होते हैं? 14। गा जा डा दा बा अंगा इया अड़ा ना मा यारा और लावा, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये भी क्या होते हैं? सघोष अल्प प्राण। अब बात करते हैं सघोष महाप्राण की, तो ये इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और चौथी लाइन वाले होते हैं घा झा ढा धा भा और हाहल, ये भी क्या होते हैं? सघोष महाप्राण। हाहल को क्या बोलते हैं? काकल्य व्यंजन। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, हमारा वर्ण समाप्त हो गया। अब बात करते हैं शब्द की। जैसे शब्द, कई वर्णों को मिला के एक शब्द बनता है, तो वर्णों के सार्थक इकाई से शब्द बनता है। जैसे हम बात करते हैं कि अगर बात करते हैं आम, ये क्या है? तो ये एक वर्ण है, सॉरी ये एक शब्द है। ये कितने वर्णों से मिलकर बना? पहले बड़ा आ प्लस माँ और प्लस छोटा आ, तो ये हो गया आपका क्या? ये वर्ण हो गए और ये शब्द हो गया। तो इसी तरह अब हम शब्द के बारे में देखेंगे। अब बात करते हैं, शब्द तो 2 ही होते हैं, सार्थक और निरर्थक। शब्द कितने होते हैं? सार्थक और निरर्थक। सार्थक क्या होते हैं? जिनके कुछ ना कुछ अर्थ होते हैं। और निरर्थक क्या होते हैं? जिनके कोई भी अर्थ नहीं निकलते हैं। अब सार्थक शब्दों को हम कई प्रकार से बांट सकते हैं। पहला, जैसे हम बनावट के आधार पर, तो बनावट के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिनके हम कोई टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे हमने कमल लिखा, तो कमल को हम किस तरह तोड़ेंगे? कम प्लस ला, यहाँ पे कम का तो अर्थ निकल रहा, मगर ला का अर्थ नहीं निकलेगा। घर को है, तो इसी तरह इसको तोड़ेंगे तो घा प्लस रा में टूटेगा, तो घा का कोई अर्थ नहीं है, रा का कोई अर्थ नहीं है। कहने का मतलब है जिनके कोई सार्थक खंड ना हो सके वो क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक की बात करते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे सामाजिक, पंचवर्षीय, राजपुत्र। और एक चीज़ याद रखेंगे, इनकी रचना समास, उपसर्ग और प्रत्यय से मिलकर होती है। अब जैसे कह दिया गया पंचवर्षीय, पंचवर्षीय, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना पंच प्लस वर्षीय, मतलब 5 वर्षों के लिए, है ना। राजपुत्र, ये समास है, तो राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो यौगिक है, 2 शब्दों से अधिक से मिलकर बना। सामाजिक, समाज प्लस इक, इसमें प्रत्यय लगा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका? यौगिक शब्द। और योग गुण क्या होते हैं? योग गुण वे शब्द होते हैं जो बने तो 2 ही शब्दों से होते हैं, मगर इनका कोई तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे पीताम्बर, पीत प्लस अंबर अर्थात श्री कृष्ण। पंकज, पंक से उत्पन्न अर्थात कमल, इसका तीसरा अर्थ निकलेगा। जलद, जल को देने वाला अर्थात बादल। एक दंत अर्थात गणेश। तो जो भी जितने बहुब्रीहि समास होंगे सभी के सभी क्या हो जाएंगे? हमारे योग रूढ़ शब्द। अब बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर इनके 5 भेद होते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको तत्सम कहते हैं। जैसे आम्र, कदली, ठीक उसी तरह तद्भव क्या होते हैं? तद्भव हिंदी वाले शब्द होते हैं। जो संस्कृत के वे शब्द जो हम हिंदी के रूप में उनका हम यूज करने लगे, उनका प्रयोग करने लगे, वो क्या होते हैं? तद्भव शब्द हो गए। देशज शब्द क्या होते हैं? जिनके बारे में कोई पता नहीं होता कहाँ से वो लिए गए हैं, वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की, लोटा। विदेशज क्या होते हैं? जो विदेशी भाषा से आगत, किसी भी अलग लैंग्वेज के, हिंदी को छोड़कर किसी भी बाहरी लैंग्वेज, फ्रांस हो गया या जर्मनी की लैंग्वेज हो गई या चीनी हो गई, पुर्तगाली हो गई, तो इस तरह के लैंग्वेज जो भी हैं वो सब क्या हो गए? विदेशज हो गए। जैसे लालटेन, लालटेन कैसा? अंग्रेजी भाषा शब्द। लैंटर्न की लैंटर्न को हम लालटेन कहने लगे। चीनी, ये चीनी भाषा शब्द है। अलमारी, ये पुर्तगाली भाषा शब्द है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि अलमारी किस भाषा शब्द है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया। तो ये पुर्तगाली
पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं? दो विभिन्न भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। दो विभिन्न भाषाओं, भिन्न भिन्न, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द क्या होते हैं? संकर शब्द। जैसे बात करते हैं रेलगाड़ी। रेलगाड़ी संकर शब्द कैसे होगा? रेलगाड़ी, तो दो शब्दों से मिलकर बना है रेल प्लस गाड़ी। तो रेल का कौन सा शब्द है? इंग्लिश शब्द है, और गाड़ी का है हिंदी शब्द। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों शब्दों को मिला दिया गया तो रेलगाड़ी बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये संकर शब्द हो गया। सील बंद, सील क्या है? सील इंग्लिश शब्द है, बंद क्या है? फारसी। तो इंग्लिश और फारसी मिला के क्या हो गया? एक शब्द बन गया। चलिए, अब शब्द जो है अर्थ के आधार पे कितने प्रकार से बांट सकते हैं? हम 5 प्रकार से बांट सकते। एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द का मतलब क्या होता है? जिनका केवल एक अर्थ होता है, जिनका कोई दूसरा अर्थ ना, जैसे राम, गंगा। अब गंगा मतलब क्या? गंगा ही है, नदी, इसका कोई दूसरा नाम नहीं होगा। ठीक, तो ये क्या होते हैं? एकार्थी होते हैं। जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली को भी हम केवल और केवल एकार्थी। हत्या, ये क्वेश्चन पूछा गया हत्या क्या है? तो हत्या क्या है? एकार्थी शब्द है। अब बात करते हैं अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिसके अनेक अर्थ निकले। जैसे हमने कर कह दिया, तो कर मतलब क्या? टैक्स भी हो जाएगा, हाथ भी हो जाएगा, सूंड भी हो जाएगा। तो इस तरह से, तो जहाँ पे एक ही शब्द के कई अर्थ निकले, कई सारे अर्थ हों, वहाँ पे क्या होता है? अनेकार्थी। समानार्थी क्या होता है? समान अर्थ उत्पन्न करे। समानार्थी मतलब समान अर्थ। जैसे हमने सूरज को सूर्य कह दिया, दिनकर कह दिया, दिवाकर कह दिया, भानु कह दिया, है ना। इस तरह से मतलब कई सारे नाम, उसी चीज़ के कई सारे नाम, समान अर्थ। जो अगर जैसे हम कहते हैं कि सूर्य पूर्व से निकलता है, सूर्य पूर्व से निकलता है, पूर्व से निकलता है। अगर हम सूर्य की जगह कोई ऐसा चीज़ प्रयोग कर दें कि इसके अर्थ में कोई परिवर्तन हो, वही क्या हो जाएगा? समानार्थी। अब सूर्य की जगह हम सूरज लिखते हैं तो इसके सेंटेंस, इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसको हम समानार्थी शब्द कहते हैं। विपरीतार्थी शब्द क्या होता है? किसी चीज़ का विपरीत अर्थ देने वाले। जैसे राजा का रंग हो जाएगा, दिन का रात, ये विपरीत अर्थ होते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक क्या होते हैं? ये शब्द युग्म होते हैं। शब्द युग्म जो इसमें बहुत ही कम अंतर होता है। जैसे कह दिया गया जलज और जलद। जलज और जलद क्या होते हैं? तो जलज मतलब क्या? जल को देने वाला, जल से उत्पन्न अर्थात कमल, और जलद मतलब जल को देने वाला बादल। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? श्रुतिसम भिन्नार्थक। ये शब्द अगर इनके बारे में आपको देखना तो हमारी वीडियो डली हुई श्रुतिसम भिन्नार्थक के नाम से, उसको आप देख लो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं। अब बात करते हैं शब्द या शब्द जो है प्रयोग के आधार पर दो भागों में बांटे जाते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी को अव्यय भी बोलते हैं। इनके भी 4 पार्ट होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। चलिए अब देखते हैं हम लिंग वचन कारक क्या होते हैं। तो लिंग क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं: स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। जहाँ पे मादा जात का बोध हो स्त्रीलिंग, और जहाँ पे नर का बोध हो वहाँ पुल्लिंग होता है। जैसे गाय, रचना। अब देखो स्त्रीलिंग पहचानने के लिए हम बोल के देखेंगे कि जैसे रचना की जाती है, ना कि किया जाता। दया आती है, कवित्री, ये स्त्रीलिंग हो गए। लड़का, दही, ये याद रखें, दही पानी क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं वचन भी 2 प्रकार के होते हैं: एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन शिक्षक जैसे होगा, शिक्षक क्या हो जाएगा? शिक्षकगण। बहुवचन क्या हो जाएगा? शिक्षकगण। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षकगण। प्रत्येक और जनता, ये हमेशा एक वचन में यूज किए जाते हैं। प्रत्येक शब्द कैसा? एक वचन है, याद रखेंगे। उसी तरह बहुवचन में आंसू, होश, प्राण और हस्ताक्षर, ये हमेशा बहुवचन में यूज किए जाते हैं। चलिए देखते हैं कारक। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। इनके हम सभी के कारक चिन्ह दे रखे हैं। कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से ही होता, मगर इसका क्या होता है? अलग होना। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, छत से बिल्ली कूदी, तो इस तरह जहाँ से कोई अलग हो वहाँ पे अपादान कारक होगा। संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे। चलिए अब देखते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा रचना के आधार पर संज्ञा के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? जातिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक।
जातिवाचक क्या होते हैं? जिसमें किसी एक विशेष प्रकार की जाति का बोध हो। जैसे मनुष्य, अब मनुष्य के अंतर्गत बहुत सारे मनुष्य आ जाएंगे, मतलब औरत पुरुष, ठीक, तो औरत पुरुष, तो ये क्या हो जाएंगे? बहुत सारे जाति का बोध है। नदी के अंतर्गत बहुत सारी नदियाँ आएंगी, गंगा यमुना सरस्वती। इसी तरह पर्वत के अंतर्गत बहुत सारे पर्वत आएंगे, पर्वत पठार आएंगे, इसलिए क्या हो? जाति बोधक हो जाएगी। समूहवाचक क्या होते हैं? जिसमें किसी समूह का बोध हो। परिवार, जैसे परिवार एक लोग से मिलकर तो बनेगा नहीं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? समूहवाचक। इसमें कई परिवार में कई सारे लोग होंगे। पुलिस हो गया, पुलिस भी समूहवाचक है। कक्षा, एक कक्षा में कोई इकलौता कोई होगा नहीं। इसी तरह समिति और वर्ग, ये भी समूहवाचक होते हैं। भाववाचक क्या होते हैं? जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे दया, यौवन, सच्चाई, गुरुत्व, मित्रता और भोलापन, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं। अब अर्थ के आधार पर संज्ञा को हम 5 भागों में बांटते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, इन तीनों के बारे में हम ऊपर बता चुके हैं। इससे पहले व्यक्तिवाचक क्या होता है? जिसमें किसी विशेष एक चीज़ के बारे में बताया था, जैसे राम, दिल्ली, गंगा और हिमालय, ठीक। और द्रव्यवाचक क्या होते हैं? ये ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं सर्वनाम। सर्वनाम होते क्या, पहले देखेंगे। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कहा गया राम जाता है, राम जाता है, तो इसमें राम क्या संज्ञा है। अगर हम राम की जगह कह दें वह जाता है, वह जाता है, तो सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर ये संज्ञा की जगह हमने वह को प्रयोग किया, तो वह क्या हो जाएगा? ये सर्वनाम हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, याद रखना, ये पूछा गया सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 6 भेद। पहला पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक क्या होता है? जिसमें हम किसी नर या मादा का बोध करते हैं, मतलब पुरुष या स्त्री जात का बोध करते हैं। निश्चयवाचक क्या होता है? जिसमें कोई चीज़ निश्चित हो जाती है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, तो इसमें हमें पता है कि हाँ यह मेरी पुस्तक, ये निश्चित है। अगर कह दिया जाए कि, अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक जैसे कुछ पड़ा है, कुछ पड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित है, हमें पता नहीं चल रहा क्या पड़ा हुआ है ना, कुछ पड़ा हुआ, ये डिफाइन नहीं कि क्या पड़ा हुआ है। तो अनिश्चय पहचानने के लिए, अनिश्चयवाचक के लिए कुछ, कोई, किसी को बुलाओ, है ना, ये 3 सेंटेंस आते थे, इसका मतलब क्या हो जाता है? अनिश्चयवाचक। अब संबंधवाचक क्या होता है? जहाँ जो या सो से कोई सेंटेंस जुड़ा हो, जैसे जो जैसा करेगा, जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, इस तरह के सेंटेंस। अगला है प्रश्नवाचक, जहाँ पे किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध हो और प्रश्नवाचक का चिन्ह हो, जैसे क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, जहाँ पे कौन और क्या आ जाए वो प्रश्नवाचक होते हैं। निजवाचक क्या होते हैं? जहाँ स्वतः, खुद और स्वयं के लिए प्रयोग किया जाए वो निजवाचक होते हैं। जैसे मैं अपने कपड़े स्वयं धुलूँगा, मैं बाइक खुद चलाऊँगा, ठीक, मैं अपना काम स्वतः कर लूँगा, तो ये सब क्या हो जाएंगे? निजवाचक। अब बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो बात करता है वो क्या होता है? उत्तम पुरुष। और अपने लिए, खुद के लिए क्या प्रयोग होते हैं? मैं, हम, हमने, हमको, हमने, इस तरह से प्रयोग किया जाएंगे। मध्यम पुरुष जिससे बात की जाती है वो क्या होता है? मध्यम पुरुष। उसके लिए हम क्या कहें? तुम, तुमने, तुमको, आपने, आपको, इस तरह के सेंटेंस हम मध्यम पुरुष के लिए यूज करेंगे। अन्य पुरुष क्या होता है? जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या होते हैं? अन्य पुरुष। वह, ये है, वो, उन्होंने, उनको, ऐसे सेंटेंस क्या होंगे? अन्य पुरुष। चलिए अब देखते हैं क्रिया। क्रिया कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती हैं? जो कर्म के साथ होती हैं, कर्म के साथ। जैसे राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है, तो यहाँ पे कर्म हो रहा है। कहाँ क्या हो रहा है? कि घर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? घर जा रहा। अकर्मक, जैसे राम जा रहा है तो ये नहीं पता राम कहाँ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो विशेष की विशेषता बतलाते हैं, जो शब्द विशेष की विशेषता बताते हैं। विशेष क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम को विशेष कहते हैं। जैसे कह देगा कि काला घोड़ा, काला घोड़ा, तो घोड़ा क्या है? संज्ञा है, इसको हम विशेष से बोलेंगे। और काला क्या है? इसकी विशेषता है, घोड़े की विशेषता, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण हो जाएगा। चलिए देखते हैं विशेषण कितने प्रकार के होते हैं।
तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब पहले हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण के बहुत सारे भेद होते हैं, अनगिनत होते हैं। जैसे रंगवाचक, रंग बोधक में लाल, पीला, हरा, नीला, इस तरह से। आकार बोधक में लंबा, चौड़ा, छोटा, पतला, इस तरह से। तो हम देखते हैं दूसरा देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। ये इंपॉर्टेंट है। संख्यावाचक विशेषण इनको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। गणना बोधक, जैसे 1, 2, 3, जैसे कि दो लड़के तो कैसा होगा? गणना बोधक। 3 लड़के, 5 लड़के, ये गणना, जिस तरह गणना की जाती है किसी चीज़ गिनती करोगे तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से, तो ये गणना बोधक संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्रम बोधक का तो जो क्रम से लगे होते हैं, क्रम से लगा दो तो क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से वो सब चीज़ें क्या होंगी? क्रम बोधक हो जाएंगी। अगला है आवृत्ति बोधक। आवृत्ति मतलब क्या होता है? जो बढ़ता जाए, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, ये जिसमें गुना लगा होगा वो क्या होगा? आवृत्ति बोधक। बात करें समुदाय बोधक, समुदाय में क्या होता है? पूरा, मतलब सब लोग, दोनों भाई, चारों बहनें, 5 मित्र, इस तरह से। दोनों, तीनों, जहाँ पे ओ लगा हो वो क्या होंगे? आपके समुदाय बोधक। दोनों, तीनों, चारों भाई कल चले आना, इस तरह से, तो इसे पूरे समुदाय को बुलाया जाता है। अगला देखते हैं प्रत्येक बोधक। प्रत्येक क्या होता है? प्रत्येक बोधक मतलब हर एक, प्रत्येक, जैसे सबके लिए, जैसे हर एक नेता भ्रष्ट है, प्रत्येक को दंड मिलेगा, तो ये क्या हो जाएंगे? प्रत्येक बोधक। चलिए अगला देखते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्या होते हैं? ये 2 प्रकार के, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित क्या होते हैं? जिनका हम नापतोल आसानी से कर सकते हैं। जैसे 2 किलो आम तोल सकते हैं, 4 मीटर कपड़ा, 1.25 सेर चावल, 2 लीटर दूध, इस तरह से जो हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं। मगर जिनको हम माप या तौल नहीं सकते उनको क्या बोलेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे किंचित, जरा सा नमक दे दो, थोड़ा नमक डाल दो, कितना थोड़ा डालेंगे? बहुत अधिक खाना हो गया, अधिक, कितना अधिक हो गया हमें पता नहीं है, बहुत हो गया। तनिक दे दो, तो तनिक में कितना दोगे? ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? जिनको हम निश्चित नहीं बोध कर सकते, वो क्या अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएंगे। चलिए लास्ट भाग इसका है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का होता है वो सर्वनाम, जो विशेषण जो सर्वनाम की भांति प्रयोग में लाते हैं। जैसे यह मेरा घर है, ये घर मेरा है, तो ये की विशेषता, घर की विशेषता क्या है? ये है, तो ये क्या सर्वनाम है, इसलिए इसको सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं। वो किताब फटी है, ठीक। इसी तरह क्या है? यौगिक सार्वनामिक क्या होते हैं? ऐसा, वैसा, कैसा, इस तरह के सेंटेंस आएंगे। जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा, आदमी की विशेषता क्या कि ऐसा। कैसा घर चाहिए, घर की विशेषता क्या है? कैसा। तो ये इस तरह क्या होंगे? सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, वाच्य देखते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। बहुत ये यूपीपी में पूछा गया क्वेश्चन है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन 110% हमेशा पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। चलिए बताते हैं वाच्य के बारे में। तो वाच्य क्या होता है? वाच्य कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं। कृत्यवाच्य क्या होता है? इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। याद रखेंगे, कर्ता की प्रधानता किसमें होती है? कृत्यवाच्य में। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की। और भाववाच्य में भाव की। अब इससे बात करते हैं कृत्यवाच्य। जैसे कह दिया गया कि राम घर जाता है, तो इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें कहा जाए कर्ता, कृत्यवाच्य। इसमें कर्ता की प्रधानता क्या है? राम है, राम कोई काम कर रहा है, राम घर जाता है, ये हो जाएगा कृत्यवाच्य। अगर यही कह दे कि घर जाता है, तो ये कैसा सेंटेंस होगा? तो कर्म हो जाएगा। यहाँ पे कौन कर्म हो रहा है ये नहीं पता चला कौन कर रहा, ठीक, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। अगर बात करते हैं कि भाववाच्य की, तो भाववाच्य में क्या होगा? राम से घर नहीं जा सका, राम से घर नहीं जाया जा सका। यहाँ पे क्या होगा? निगेटिव होंगे और ये क्या होंगे? इनकी जो क्रिया होती है वो क्या होगी? पुल्लिंग होगी, हमेशा ही पुल्लिंग होगी। अब बात करते हैं क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताते। जैसे वह दौड़ता है। अब यहाँ पे दौड़ना क्या क्रिया है? अगर इसकी हम विशेषता बतलाएं कि तेज, वह तेज दौड़ने लगा, भाई ये क्रिया है। इसकी विशेषता क्या है? क्रिया में तेजता क्या हुई? तेज दौड़ने लगा, तो तेज क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। चलिए अगला भाग हम देखते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होते हैं? जो किसी चीज़ में संबंध बताते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 13 प्रकार के होते हैं। ये भी क्वेश्चन
फॉरेस्ट विभाग में पूछा जा चुका है कि संबंधवाचक के कितने भेद हैं। तो संबंधवाचक के जैसा कि सबको पता है कि इसके कितने भेद हैं, 13 प्रकार के होते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, प्रीपोजिशन बोलते हैं, जो क्या करते हैं संबंध एक दूसरे से बोध कराते हैं, संबंध का बोध। जैसे कह देगा कि मेरे पीछे मेरी परछाई है, जैसे कहा गया मेरे पीछे मेरी परछाई है, मेरी परछाई है। तो यहाँ पीछे क्या है, ये आपका क्या है, संबंध बता रहा है। परछाई और मेरे बीच का संबंध क्या है, पीछे। ठीक, ये चीज़ क्या होते हैं, संबंध बता रहे हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर। जैसे छत पर राम खड़ा है, छत पर राम खड़ा है, छत पर राम खड़ा है। तो यहाँ पे पर क्या है, पर विशेष मतलब दोनों चीज़ों को जोड़ रहा है, संबंध बता रहा है कि राम और छत की क्या संबंध है कि पर उस पर खड़ा है। ठीक, तो ये क्या होता है, संबंध बोधक। इनके 13 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, सदृशवाचक, तुलनावाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक, विनिमयवाचक, विरोधवाचक और सहचरवाचक और संग्रहवाचक। ठीक, ये इतने 13 प्रकार के होते हैं। अगला बात करते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय क्या होते हैं, किसी चीज़ को जोड़ने का काम करते हैं। समुच्चय क्या होते हैं, किसी चीज़ को जोड़ने का कार्य करेंगे। कंजक्शन, जिनको हम इंग्लिश में कंजक्शन बोलते हैं, मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि 2 वाक्यों के परस्पर जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो समुच्चय कहते हैं। जैसे हमने कह दिया कि राम सीता जाती है, राम सीता जाती है, तो ये सेंटेंस हमें अधूरा अधूरा लग रहा। इसमें क्या होगा, और राम और सीता, तो ये जो और है ये किसी दोनों चीज़ों को जोड़ रहा है, राम और सीता को जोड़ रहा, तो यही और क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। ठीक, ये 2 प्रकार थे, समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक, जैसे कहा जाएगा कि इसके अलावा सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, तो सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, तो सूरज निकला एक सेंटेंस हो गया, पक्षी चहचहाने लगे 2 सेंटेंस हो गए, दोनों को जोड़ कौन रहा, और, तो ये क्या हो जाएगा हमारा समुच्चय बोधक। अगली बात करते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या होते हैं, इनके 7 प्रकार के होते हैं और ये भी इम्पॉर्टेंट है। विस्मयादि बोधक का चिन्ह क्या होता है, ऐसे हम लाइन खींच के, ये हमारा विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। चलिए देखते हैं हर्ष बोधक में। जैसे हर्ष बोधक में क्या होगा, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया, है ना, वाह वाह, ये सेंटेंस क्या है, बहुत खूब, जय हो, ये सब क्या है हर्षबोधक। शोक में क्या होगा, हाय राम, आह काश ऐसा ना होता, आश्चर्य में अरे। अनुमोदन में क्या होता है, जो कि अनुमोदन क्या होता है, जब आप मतलब कोई चीज़ बोले तो ठीक है, हाँ हाँ, ये क्या होते हैं अनुमोदन होता। तिरस्कार, छी, धुत, धुर, ऐसे धिक, ये सब क्या होते हैं तिरस्कार होते। स्वीकार क्या होते हैं, जी हाँ। संबोधन क्या होते हैं, किसी चीज़ को संबोधन करना, हे अरे, ये क्या होता है संबोधन, तो याद रखेंगे। अब निपात के बारे में बात करते हैं। निपात क्या होते हैं, निपात के 9 भेद होते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा चुके हैं। निपात होते क्या, निपात वे होते हैं जो किसी चीज़ पे बल दिया जाता है। जैसे हमने कह दिया कि वह घर जाएगा, वह घर जाएगा, अगर इसमें हम निपात का प्रयोग करें तो यहाँ पे हम तक लगा दें, वह घर तक जाएगा, तो तक क्या है, घर पे क्या दबाव डालना कि घर तक ही जाएगा, तो ये चीज़ क्या हो जाएंगे, निपात हो जाती है। जैसे गांधी, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, राष्ट्रपिता थे। अब यहाँ पे हम निपात लगाएंगे, क्या लगा देंगे, जी, ये आदर सूचक निपात होगा, और जी से क्या होगा, महात्मा गांधी के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, बल दिया जा रहा है, तो इसका प्रयोग बल देने के लिए करते हैं। इसके 9 भेद होते हैं। सकारात्मक, जो सकारात्मक क्या होता कि हाँ भाई, सकारात्मक क्या होगा, हाँ ठीक है, इस तरह से। नकारात्मक क्या होगा, नहीं, निषेध, मना कर देंगे, है ना, प्रश्नवाचक, क्या नहीं सुना, है ना, इस तरह से। इस विस्मय, बलदायक, तुलनाबोधक, अवधारणाबोधक, आदर बोधक, ये 9 प्रकार के हो जाएंगे। बात करते हैं समास की। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास का पहला पद प्रधान होता है, ठीक, और इसमें क्या होते हैं कि ज़्यादातर क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं,
उपसर्ग जात के होते हैं। जैसे कह देगा कि बेकार, है ना, ये क्या हो गया, बे लगा है, तो ये क्या हो गया, बेकार। दिन दिन, प्रतिदिन, ये सब क्या हो गए, अव्ययभाव समास हो गए। बात तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष से कई सारे भेद होते हैं। कर्ता हटा के कर्म से, है ना, करण से, जैसे राजपुत्र, राजपुत्र क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व क्या होता है, जो किसी चीज़ को अलग अलग कर, जैसे राज माता पिता, जो योजक चिन्ह होता है उसको हटा के और का चिन्ह लगाते हैं, माता और पिता। द्विव समास में क्या होता है, पहला शब्द संख्यावाचक होगा, जैसे चौराहा, चौराहा, तो यहाँ पे क्या है, चौ क्या है, संख्यावाचक है। त्रिकुटा, त्रिकुटा, तो तीन, त्रि, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, तो यहाँ सप्त क्या है, ये संख्यावाचक है। कर्मधारय क्या होते हैं, जो किसी विशेष से विशेषण होते हैं या फिर उपमेय उपमान होते हैं, जैसे किसी चीज़ की विशेषता बतलाएं। जैसे लाल मणि, तो मणि की विशेषता क्या है कि वो लाल है, ठीक। महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा। नरोत्तम, नरों में उत्तम। कनक लता, कनक रूपी लता, इस तरह से। बहुब्री क्या होते हैं, तो बहुब्री का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, याद रखेंगे, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसका तीसरा पद प्रधान होगा। जैसे कह देगा कि दशानन, दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण, तो तीसरा पद निकल के आ रहा, वो क्या होगा, बहुब्री हो जाएगा। गंगाधर, जटाधर, तो ये क्या होंगे, विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात शिव जी, तो इस तरह से। अगला देखते हैं संधि क्या होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वरों का मेल होता तो स्वर संधि होती, व्यंजनों से मेल होगा, व्यंजन और विसर्ग से मेल होता था विसर्ग संधि, ठीक। अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, अब देखो दीर्घ संधि को पहचानने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या होते हैं, बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा, जहाँ भी आते हैं ये क्या होते हैं, दीर्घ संधि। जैसे विद्यालय, विद्यालय, ठीक, तो विद्याधन आलय, तो ये देखो बड़ा आ की मात्रा देखा जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। गुण संधि में क्या होता है, ए और ओ होता है, जैसे कि कह दिया गया कि नरेश, तो क्या जाएगा, गुण हो जाएगा, ए की मात्रा है। नरधन ईस, है ना। वृद्धि संधि क्या होती है, जहाँ पे अय हो जाता है और अव हो जाता है, जैसे एकाएक, एक धन एक, एकाएक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा वृद्धि संधि। यण संधि क्या होती है, जब हम मतलब जब कभी या और वा के पहले कोई अर्ध व्यंजन आता है तो वो क्या हो जाती है आपकी यण संधि। जैसे यद्यपि, यद्यपि देखो या के पहले आधा दा रहा, तो यद्यपि, यद्यधन अपि। अयाद संधि क्या होते हैं, अयाद संधि ये होते हैं 3 अक्षरों से, लगभग ज़्यादातर 3 अक्षरों से मिलकर बने होते हैं और सिंपल सेंटेंस होते हैं। जैसे पावक, पौधन अक, पौधन अक, नायक, नयधन अक, नायक, है ना, इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं वाक्य के बारे में। वाक्य क्या होते हैं, कई शब्दों को मिला करके जो बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब वाक्य को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं, किन किन तरीक़ों से, तो हम देखते हैं कि जैसे कि पहला क्या है, वाक्य अर्थ के आधार पर। अब देखिए अर्थ के आधार पर हम इनको कितने भागों में बांट सकते हैं, 8 भागों में। कौन कौन से, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक और संदेह, विस्मय और संकेतवाचक। अब हम बात करेंगे जैसे कि विधानवाचक। तो विधानवाचक क्या होते हैं, विधानवाचक क्या होते हैं, जहाँ पे कोई काम चला करता है, जहाँ पे कोई भी काम चला करता है तो वो क्या होता है, विधानवाचक। जैसे कह देगा कि मैंने दूध पिया, मैंने दूध पिया, तो यहाँ क्या है, कार्य हो रहा है, तो विधानवाचक हो जाएगा। निषेध क्या होता है, जहाँ कोई चीज़ मना कर दिया था, तुम कह देगा कि तुम मत लिखो, तुम मत लिखो, तो क्या होगा, निषेध हो गया, भाई मना किया जा रहा। आज्ञावाचक क्या होता है, जहाँ पे कोई चीज़ आज्ञा दी जाती है, जैसे कह देगा तुम यहाँ पर आकर पढ़ो या तुम वहाँ मत जाओ, सॉरी तुम वहाँ जाके बैठो, तो ये सब क्या है, आज्ञा दी जा रहे हैं। प्रश्नवाचक क्या होता है, कहाँ जा रहे हो, है ना,
कहाँ, कौन, कैसे, इस तरह की चीज़ें। इच्छावाचक क्या होते हैं? जब जो हमारी इच्छा हो, जो चीज़ हमारी इच्छा हो, जैसे कि हम बोले तुम्हारा कल्याण हो, तो ये हमारी इच्छा ही तो है, तुम्हारा कल्याण हो तो हमारी इच्छा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इच्छावाचक। संदेहवाचक क्या बोलते हैं? जिनमें किसी तरह का संदेह हो, किसी तरह का संदेह हो, जैसे शायद कल बारिश हो, शायद कल बारिश हो, ये संदेह है, कंफर्म नहीं है, संदेह है कि शायद हो सकता है। उसी तरह विस्मय क्या होता है? विस्मयवाचक होते हैं जहाँ पे विस्मय होता है, जैसे कि छी बहुत गंदा है, विस्मयादि बोधक जिसको बोलते हैं, छी बहुत गंदा है, तो छी बहुत गंदा है, ये विस्मय बोधक हो जाएंगे। संकेतवाचक क्या होता है? जो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होता है, जैसे यदि परिश्रम करते हैं करोगे तो पास हो जाओगे, यदि परिश्रम करोगे, यदि स्कॉलरशिप मिलेगी तो बच्चे पढ़ेंगे, छात्रवृत्ति मिलेगी तो बच्चे पढ़ेंगे, अगर वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। ये चीज़ें क्या होती हैं? सरल या साधारण वाक्य, सॉरी संकेतवाचक। अब हम देखते हैं अगले टाइप के। तो रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल या साधारण वाक्य, जिसमें क्या होता है? एक ही उद्देश्य एक ही विधेय होता है। राम जाता है, राम जाता है, इसमें एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है, तो ये राम जाता है क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? जहाँ पे क्या होना चाहिए? और, एवं, अथवा, या, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, पर, ऐसे सेंटेंस जुड़े हुए हैं। जैसे राम और सीता जाते हैं, राम और सीता जाते हैं, तो ये देखो ये और आ गया, तो इसका मतलब क्या? संयुक्त स्वर हो जाएगा, है ना। राम अथवा श्याम घर आएंगे, तो अथवा आ गया, इसका मतलब क्या होगा? मैं पढ़ता हूँ इसलिए पास होता हूँ, मैं पढ़ता हूँ इसलिए पास होता हूँ, तो ये कौन सेंटेंस हो जाएगा? संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें इस आया। वह, उसने मेहनत तो बहुत की परंतु सफल नहीं हुआ, तो परंतु आ गया, इसका मतलब क्या होगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसी तरह मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? कि, जो, जैसे की लगाओ कहीं, जो, वह, इस तरह सेंटेंस, जैसे जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, तो जो और वो आ गया। जितना उतना, जितना कमाओगे उतना खाओगे, जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जब तब, जब जहाँ, जब 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 जैसा करोगे तब वैसा समझोगे, इस तरह से। यदि तो, अगर तो, यदि परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, अगर परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, इस तरह के सेंटेंस जो भी आते हैं वो क्या होते हैं? मिश्रित वाक्य। इन्हें हम मिश्र वाक्य भी कह सकते हैं, इन्हें हम क्या कह सकते हैं? मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, कुछ भी हम इन्हें कह सकते हैं। अब बात करते हैं काल की। तो काल क्या होते हैं? काल मतलब क्या होता है? समय, जो समय बीतता है, बीतता हुआ जाता है, उसे ही हम काल कहते हैं, ठीक। तो काल कितने होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल क्या होता है? जब कोई काम वर्तमान में समान मतलब चल रहा होता है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, ठीक। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, याद रखेंगे। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन सा? सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान में क्या होगा? जो चल रहा हो, जैसे वह गाता है, वह गाता है, वह जाता है, रमेश पढ़ता है, ये क्या हो जाएंगे? सामान्य वर्तमान। तत्कालिक का तो जो तुरंत हो रहा हो, मतलब इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे सेंटेंस आएंगे, वो क्या होंगे? तात्कालिक वर्तमान। जैसे सीता जा रही है, राम खाना खा रहा है, वह आ रहा है। पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान का तो जो इसमें काम पूरा हो गया, मैंने रोटी खाई है, मतलब मैंने रोटी खाई मतलब क्या? पूरा हो चुका, ये वह पढ़ चुका है, ठीक। संदिग्ध का तो जहाँ पे संदिग्ध हो, संशय बनी हो, रजनी खेलती होगी, वह पढ़ता होगा, मतलब पढ़ता होगा, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ चुका होगा, मतलब एक एज्यूम किया जा रहा है। संभाव्य क्या होता है? जो काम होने वाला हो, जैसे संभाव क्या होता है? मतलब संभावना बनी हो कि वह लेटा हो, वे गए हों, मतलब गए हों पता नहीं है, मतलब संभावना है कि हाँ वे गए होंगे, ठीक। अगला देखते हैं भूतकाल। भूतकाल में क्या होता है? सामान्य भूत। सामान्य भूत क्या होते हैं? जैसे कि राम गया, मैंने खाया, तुम आए, वह गया, इस तरह के क्या हो जाएंगे? सामान्य भूत, जो सामान्य रूप से होते हैं। आसन्न भूत का होता है जो रिसेंट काम हुए हुए, जैसे उसने पूजा की, वो अभी अभी चली गई, सीता गई है, तो जो तुरंत होते हैं उनको क्या कहते हैं? आसन्न भूत। पूर्ण भूत का होता है जो काम पूरा होगा, जैसे तुमने मेरा घर देखा था, ये क्या हो जाएगा? पूर्ण भूत हो जाएगा। उसने कलम खरीदी थी। अपूर्ण भूत क्या होता है? जहाँ पे कोई काम
पूरा ना हुआ हो। जैसे रचना नाच रही थी, वह जा रही थी, वह खा रही थी, तो ये क्या हो रही थी, मतलब क्या हो, पूरा नहीं हुआ था। संदिग्ध क्या, भूत क्या होता है जिसमें संदिग्ध हो, उसने खाना खा लिया होगा, उसने किताब खरीद ली होगी, तो इस तरह से इसमें क्या संदिग्ध है, पूरा कंफर्म नहीं हो पा रहा है। हेतु हेतुमत क्या होता है, जब एक क्रिया होने वाली हो मगर किसी कारणवश ना हो पाई हो, तो वो क्या होती है, हेतु हेतुमत हो। जैसे सीता जाती मगर वो जा नहीं पाई, किसी कारण से वो जा नहीं पाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेतु हेतुमत। मैं पढ़ता मगर पढ़ नहीं पाया, तो ये क्या है, हेतु हेतुमत। अब बात करते हैं भविष्य काल की, जो आने वाला समय होता है वो क्या होता है, भविष्य काल होता है। तो भविष्य काल के 3 पार्ट होते हैं, 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्य क्या होता है, मैं खेलूँगा, तुम जाओगे, ये सब क्या है, सामान्य भविष्य। राम पढ़ेगा। अगला है संभाव्य भविष्य। संभाव में क्या संभावना होती है कि शायद कल बारिश हो, संभव है कि राम कल आए, लगता है कि कल राजेश आए, तो ये सब क्या है, संभाव्य भविष्य। हेतु हेतुमत भविष्य क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं कि जब कोई एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड हो। जैसे वो चले जाएं तो मैं बैठूं, मतलब उनके जाने पे मेरे बैठने की क्रिया निर्भर है। आप कमाएं तो मैं खाऊं, इस तरह से। तो ये सब क्या होते हैं, भविष्य काल। तो यहाँ पे काल समाप्त हो गए। अब बात करते हैं रस की। रस क्या होते हैं, रस से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। जिस कोई भी काव्य को पढ़ने से अगर हमें आनंद की प्राप्ति हो, वही क्या होता है, उसका रस होता है। तो रस के जो मेन है वो क्या है, आचार्य मुनि हैं। आचार्य भरत मुनि को रस का प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक, उनके आचार्य मुनि के अनुसार कितने रस हैं, 8 हैं। ठीक, आचार्य भरत मुनि के अनुसार केवल 8 रस माने गए हैं। कौन कौन, श्रृंगार रस, करुण रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, वीर रस, हास्य रस, भयानक रस, विभत्स रस, ये 8 रस आचार्य मुनि के अनुसार। और शांत रस, वात्सल्य और भक्ति रस, तो टोटल कुल मिला के 11 हैं, मगर हम 9 भेद ही मानेंगे। अगर कहीं एग्जाम में आता कितने भेद होते हैं तो 9 भेद ही बताएंगे। चलिए, और हर एक रस का स्थायी भाव होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। याद रखेंगे कि हर एक रस का एक स्थायी भाव होता है, जिसे हम याद रखेंगे। ठीक है, तो स्थायी भाव क्या होता है, जो शुरू से लेकर आखिरी तक उसमें स्थायित्व रूप से रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। तो जैसे श्रृंगार रस का क्या होगा, रति हो जाएगा, करुण का शोक हो जाएगा, अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य हो जाएगा, रौद्र का क्रोध होगा, वीर का उत्साह होगा, हास्य का हास हो जाएगा, भयानक का भय हो जाएगा, विभत्स का घृणा या जुगुप्सा हो जाएगा, शांत रस का निर्वेद हो जाएगा, वात्सल्य का वात्सल्य प्रेम, वात्सल्य रक्त, भक्ति का क्या होगा, अनुराग हो जाएगा। कि हमने बताया भी है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार 8 रसों या 8 स्थायी भाव का वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं, रस के अंग कितने होते हैं, 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव क्या होते हैं, जो कि किसी जो विकार होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनमें जो भाव उत्पन्न करते हैं उनको विभाव कहते हैं। ठीक, विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, विषयालंबन, आश्रयालंबन। जैसे नायक और नायिका के बारे में बात करते हैं, तो नायक अगर नायिका को देखता है तो नायक क्या है, आश्रयालंबन नायक है, और विषया क्या है, जिस विषय को देख रहा, तो नायिका क्या हो जाएगी, विषयालंबन हो जाएगी। और उद्दीपन क्या होता है, जो इनके मिलने को उद्दीप्त करें। जैसे उद्यान हो गया, कोकिल कुंजन हो गया, एकांत स्थल हो गया, एकांत स्थल में देखकर प्रेमी प्रेम का उद्दीप्त होते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएंगे, ये उद्दीपन विभाव हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, अनुभाव क्या होते हैं। अनुभाव मनोगत भाव जो होते हैं, जो हम शारीरिक चेष्टाएं होती है हमारी, वो अनुभाव कहलाती है। सात्विक और कायिक, ये कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। तो सात्विक अनुभाव क्या होते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं। स्तब्ध, जैसे किसी चीज़ को देखकर हम स्तब्ध हो जाते हैं, हमारे शरीर की कोई भी कुछ भी काम नहीं करता, गति रुक जाती, कंपन, शरीर कांपना, स्वरभंग, कुछ बोलना कुछ और, चाहे कुछ और निकलना। वैवर्ण मतलब क्या होता है, चेहरे का रंग उड़ जाना। अश्रु, रोना, प्रलय आना, मतलब बहुत ही चिर विरह के कारण जो शरीर की चेतना शून्य हो जाती है। स्वेद, पसीना आना, रोमांच, रोंगटे खड़े हो जाना। ये टोटल 8 हो गए।
और 9वें को भी दर्जा दिया गया है। कौन है? जम्भई। और इनको तन संचारी भाव भी कहते हैं क्योंकि ये तन से संचारित होते हैं। ये हो गए हमारे सात्विक। कायिक क्या होते हैं? जो अपने द्वारा जानबूझ कर कहते हैं, जैसे कि क्रोध में गाली देना, किस करना, गले लगाना, आलिंगन करना, ये प्रेम से, ये सब क्या है? कायिक। अब बात करते हैं संचारी भाव का। आते हैं संचारी भाव को आचार्य मुनि ने पानी में उड़ते हुए बुलबुलों के समान बताया है। जैसे कि पानी में बुलबुला उठता थोड़े समय के लिए और अपने आप क्या होता है? विलीन हो जाता है। तो इसी तरह से इसका वर्णन किया गया है। इनकी संख्या कितनी है? 33। बस यही याद रखेंगे इनकी संख्या कितनी है? 33। और ये 33 के 33 ये लिखे गए हैं। इनको हम पढ़ सकते हैं। हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, मोह, गर्व, उत्सुकता, अमर्ष, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेश, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, मरण, अपस्मार। अपस्मार का होता है मृगी, व्याधि मतलब रोग, अविद्या। ये टोटल 33 हैं। अब बात करते हैं अलंकार क्या होते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जैसे किसी स्त्री को सजने के लिए आभूषण की आवश्यकता होती, उसी तरह काव्य को सजाने के लिए हमें आभूषण की आवश्यकता होती है। इसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। मगर मुख्यतः 2 ही होते हैं। कौन कौन से? शब्दा और अर्थालंकार। चलिए देखते हैं। शब्दालंकार तो जहाँ शब्द से चमत्कार होता है। इनके कुछ भेद निम्नलिखित होते हैं, जैसे अनुप्रास, श्लेष, यमक, वक्रोक्त, विप्सा। कई बार पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन शब्दालंकार है। 3 इससे दे देंगे और 1 अर्थ से दे देंगे। तो इस तरह से तो याद कर लेंगे। और अगर इनके बारे में डिटेल से देखना है तो हमारी वीडियो अलंकार की पड़ी हुई है, उसे देख लो, उससे देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं छंद की। छंद क्या होता है? एक नियम होता है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। जहाँ पे मात्राओं की गणना की जाती है मात्रिक होते हैं, जहाँ पे वर्णों की गणना की जाती है वर्णिक होते हैं, और जहाँ पे किसी भी तरह की कोई गणना नहीं होती उसे मुक्तक छंद कहते हैं। मुक्तक छंद का सर्वप्रथम प्रयोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपने जूही की कली नामक कविता में किया था। जूही की कली नामक कविता में किया था, याद रखेंगे। अब बात करते हैं मात्रिक छंद। इसके 3 भेद होते हैं। सममात्रिक, जिसमें सभी चरणों में बराबर बराबर मात्रा होती है। जैसे अहीर में 11 मात्रा है, तोमर में 12, चौपाई में 15-15 और चौपाई में 16-16, रोला में 24-24, गीतका में 26-26, हर गीतका में 28-28, वीर या आल्हा दोनों एक ही है, 31-31 मात्राएँ होती है। सार में 28-28, सरसी में 27-27, राधिका में 22-22 और पीयूष वर्ष में 19-19। मतलब हर चरण में बराबर बराबर मात्राएं हो, उसे हम क्या कहेंगे? सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक क्या होते हैं? पहले तीसरे में और चौथे दूसरे में बराबर बराबर मात्राएं होंगी। मतलब जैसे कि पहला चरण और तीसरे चरण में बराबर मात्रा होंगी, दूसरे चरण और चौथे चरण में बराबर मात्राएं होंगी, उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध सममात्रिक छंद। जैसे दोहा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इनसे पूछा था दोहा में कितनी मात्रा होती, तो 13 और 11 मात्राएं दोहा में होती हैं। सोठा इसका उल्टा होता जस्ट, इसमें कितने जाएंगे? 11-13 हो जाएंगे। बरवे में 12 और 7 मात्राएं, पहली लाइन 12, फिर 7, फिर 12, फिर 7, तो इस तरह से 12-7। और उल्लाला में 15 और 13 मात्राएं होती हैं। ये क्या है? अर्ध सममात्रिक। विषम मात्रिक क्या होते हैं? विषम मात्रिक सबसे अलग होते हैं। विषम मात्रिक में क्या होता है कि इसमें 6 चरण होते हैं और ये 2 से मिलकर बनती हैं। जैसे कुंडलियाँ, ये क्या है? विषम मात्रिक। ये दोहा और रोला से मिलकर बनती है। कुंडलियों की एक खास बात क्या होती है? जिस शब्द से कुंडली स्टार्ट होगी उसी शब्द से कुंडली का अंत होगा। जैसे अगर साई से किसी कुंडली की स्टार्टिंग होती तो लास्ट का जो वर्ड होगा वो साई ही होगा। तो इस तरह हम याद रखेंगे। और छप्पा किससे मिलकर बनता है? रोला और उल्लाला से। ठीक, अब बात करते हैं हम प्रत्यय, देखते हैं प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्या होता है? जो धातु और क्रिया के पीछे लगते हैं वो क्या होते हैं? कृदंत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जो धातु और क्रिया को हटाकर बाकी अगर किसी के भी पीछे लगेंगे वो क्या होंगे? तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब बात करते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होता है? ठहराव। विराम का मतलब होता है ठहरना या रुकना। तो कामता प्रसाद के अनुसार इनकी संख्या कितनी बताई गई? विराम 20 चिन्ह, 20 विराम चिन्ह की वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में पड़ी है। अगर आप लोग देखना चाहते हो देख सकते हो।
चलिए कुछ बताए थे, जैसे कि ये सभी विराम चिन्हों में एक पूर्ण विराम है जो कि इंग्लिश में सीधा नहीं लिएगा। इंग्लिश में पूर्ण विराम ऐसे होता है फुल स्टॉप, और हिंदी में ये डंडी टाइप का होता है। और बात करते हैं ये किस चीज़ का चिन्ह होता है, तो ये होता है उप विराम का। ऐसे दो बिंदी हो जाती हैं, उप विराम हो जाता है या पूर्ण विराम बोलते हैं। ये होता है अल्प विराम का, और ये होता है एक अर्ध विराम का। तो ये सब कुछ चीज़ें हम याद करेंगे। चलिए अगला देखते हैं भाषा। भारत में भाषा परिवार। तो भारत में भाषा परिवार कितने प्रकार से बांटा गया है? 4 भागों में। भारोपी भाषा परिवार, इसी भाषा परिवार की हिंदी है। हिंदी इसी परिवार की भाषा है। हिंदी, उर्दू, नेपाली, गुजराती, पंजाबी किसके? भारोपी परिवार की। द्रविड़, तमिल, कन्नड़ ये दक्षिण भारत की भाषाएं जो भी हैं द्रविड़ परिवार क्षेत्र में आती हैं। मुंडारी और खड़िया ये ऑस्ट्रिक में आती हैं, और चीनी तिब्बती, मणिपुरी, खासी, दफला ये प्रकार की भाषाएं चीनी तिब्बती भाषाओं में आती। तो अगर पूछते हैं भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा, तो भारोपी भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार, जिसमें हमारी हिंदी भाषा भी आती है। और सबसे छोटा भाषा परिवार कौन सा है? चीनी तिब्बती। चलिए आगे देखते हैं हिंदी की उपभाषाएं। हिंदी को कितनी उपभाषाओं में बांटा गया? 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो अब बात करते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का अगर बात करते हैं पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली, तो अर्धमगधी अपभ्रंश से निकली। याद रखेंगे किस अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी निकली है? अर्धमगधी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी जो हमारे लखनऊ क्षेत्र में बोली जाती है। अवधी जो है हमारे लखनऊ क्षेत्र में बोली जाएगी। लखनऊ हो गया, रायबरेली हो गया, सीतापुर हो गया, फैजाबाद, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, यहाँ पे इन इलाकों में अवधी बोली जाती है। बघेली, बघेली ये ज़्यादातर हमारे मध्य प्रदेश की भाषा है। रीवा, दमोह, बालाघाट, फतेहपुर, हमीरपुर और बांदा ये बुंदेलखंड के इलाके में हल्का फुल्का, जैसे कि हमीरपुर हो गया, बांदा हो गया, वहाँ पे। छत्तीसगढ़ी ये छत्तीसगढ़ के आसपास बोली जाएगी, रायपुर। ठीक है। अब बात करते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का कौन सा अपभ्रंश है? सौरसेनी। ये सौरसेनी अपभ्रंश से निकली भाषा है। इसमें जैसे इसमें कितनी भाषाएं हैं? तो 5 बोलियां आती हैं। जैसे ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का केंद्र क्या है? मथुरा। ये कहाँ कहाँ बोली थी? मथुरा हो गया, अलीगढ़, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, मैनपुरी, एटा, इस तरह से, बदायूं, बरेली। ठीक। तो ये सब ब्रज भाषा यहाँ बोले थे। कन्नौजी, दूसरा कन्नौजी। कन्नौजी कहाँ बोले जाती? इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, हरदोई, यहाँ इन इलाकों में कन्नौजी बोले थे। बुंदेली, बुंदेली ज़्यादा बुंदेलखंड जैसे झांसी, छतरपुर, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा और संघा, इस तरह के क्षेत्रों में बुंदेली बोली जाएगी। हरियाणवी जैसे कि पता है कि हरियाणा में हरियाणवी बोली जाएगी, और दिल्ली के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे हरियाणवी बोली जाती है। खड़ी बोली, खड़ी बोली ये कौरवी बोली होती है, कौरों की भाषा थी। ये कहाँ? मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, दिल्ली आदि क्षेत्रों में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। इसके 3 होते हैं, जैसे मैथिली, मगही और भोजपुरी। अब बात करते हैं मैथिली। तो मैथिली कहाँ बोली जाती है? दरभंगा हो गया, दरभंगा हो गया, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर। मगही पटना। याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि बिहार की राजधानी में कौन सी बोली बोले थे? तो मगही। तो पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, भागलपुर में मगही बोली बोली जाती। अब बात करते हैं भोजपुरी। सबसे ज़्यादा फिल्में इसी बोली में बनती हैं, उसमें भोजपुरी में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई जाती। ये कहाँ बोली थी? बनारस, जौनपुर, चंपारण, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, सारण। कहने का मतलब है कि यूपी से लेकर बिहार तक भोजपुरी का एक अपना अलग ही क्रेज है। ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थानी हिंदी। जयपुरी पहली क्या है? जयपुरी। जयपुरी को हम क्या बोलते हैं? पूर्वी राजस्थानी। जयपुरी कहाँ बोली जाती है? और इसको हम ढूंढाड़ी बोलते हैं। याद रखेंगे, इस भाषा को हम ढूंढाड़ी भी बोलते हैं। जयपुरी को ढूंढाड़ी बोलते हैं, जयपुरिया बोलते हैं। ये जयपुर, अजमेर, जयमेर, टोंक आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। दूसरा मारवाड़ी। इसको हम पश्चिमी राजस्थानी के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी राजस्थानी
और ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर और बीकानेर में। मेवाती ये उत्तरी राजस्थानी है, इसको हम उत्तरी राजस्थानी भाषा के नाम से जानते हैं। ये कहाँ कहाँ बोली थी? अलवर, गुड़गांव, भरतपुर, करनाल, दिल्ली के क्षेत्र के आसपास। अगला है मालवी ये दक्षिणी राजस्थानी के नाम से प्रसिद्ध है। ये इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। और लास्ट है पहाड़ी हिंदी, ये पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है, जैसे गढ़वाल हो गया, कुमायूं, नेपाल के आसपास जो भी पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे बोली जाती है। अगला है और लास्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसको 4 भागों में बांटा गया। आदिकाल में क्या था? आदिकाल की सबसे प्रमुख रचना थी चंद्र बरदाई जो कवि थे, उनकी रचनाएं थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की लड़ाइयों का वर्णन किया गया। तो इसी तरह से ठीक इसमें क्या होता था? इसमें युद्धों का वर्णन किया गया है, शादी विवाहों का वर्णन किया। भक्तिकाल आया, भक्तिकाल को 2 भागों में बांट दिया गया, सगुण और निर्गुण। ठीक, सगुण और निर्गुण। अब सगुण को भी 2 भागों में बांट गया, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी जिसमें राम के पूजा करने वाले थे, जैसे इसके मेन हुए तुलसीदास। और कृष्णाश्रयी जिसमें कृष्ण की भक्ति की गई, इसके प्रमुख थे सूरदास। निर्गुण शाखा को 2 भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी के कौन थे? कबीरदास हो गए। और प्रेमाश्रयी के हो गए थे मलिक मोहम्मद जायसी जी। रीतिकाल क्या हुआ? रीतकाल में एक परंपरा चली कि किसी के यहाँ ठहरने की प्रथा, जो राजा महाराजाओं के यहाँ दरबारी कब बनने लगे, तो रीतकाल को 3 भागों में बांटा, रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त। इस काल के कुछ कवि थे, बिहारी हो गए, ब्रंद हो गए, मतिराम हो गए, पद्माकर हो गए, इस तरह के। और आधुनिक काल सबसे लास्ट काल था, जिसमें भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, प्रयोगवाद, नई कविता, ऐसी सारे युग इसमें चलते हुए आए थे। चलिए, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और इसकी PDF फाइल चाहिए तो हमें व्हाट्सएप इस नंबर पे कर सकते हैं। धन्यवाद।